हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट बेंस आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री लेकर आया हूं एक और ताजा तरीन टॉपिक, एक और नया टॉपिक, नई उमंगों और नई तरंगों के साथ, जो होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय डेंसिटी मेजरमेंट से। यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हम कैलकुलेशन करेंगे बाय डेंसिटी मेजरमेंट से। इस मेथड से हम देखेंगे। ये जेईई लेवल पर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप बोर्ड लेवल पर देखोगे तो ये टॉपिक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हुआ है। लेकिन यस, जेईई पर इक्का दुक्का क्वेश्चंस इस पर भी आ सकते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन की थोड़ी सी अप्रोच बदल जाती है। क्या अप्रोच बदलेगी ये हम डिस्कस करेंगे पूरे तरीके से, फॉलोड बाय इसके बाद आपको इसमें क्वेश्चंस भी हम लोग कराएंगे। काफी क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलने वाले हैं इस पर बेस्ड, और क्वेश्चन के बाद आपके यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के फॉर्मेट में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। और भैया इस चैप्टर में इतना ही नहीं, बल्कि इसमें इसके बाद आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे जो मैग्नेट बेंस की वेबसाइट magnetbase.com पर होंगे, जो कि नया फीचर बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, जहां पर आप रियल टाइम अपनी रैंक चेक कर सकते हो कि आज अगर आप आईआईटी का या नीट का पेपर देते हो तो ऑल इंडिया लेवल पे क्या वर्चुअल रैंक आपको मिल सकती है। ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के सेशंस, मोटिवेशनल सेशंस, आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं कई बार कि आप पेपर में क्या कैसे अटेम्प्ट करें, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, 2 दिन पहले कैसे पढ़ें, 1 हफ्ते पहले कैसे पढ़ें, इस तरीके के सेशंस आपको सब कुछ मैग्नेट बेंस पर मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आईआईटी जेईई के कोर्स मॉड्यूल की ये सारी चीजें जो आपको मैग्नेट बेंस की वेबसाइट पर भी मिलती हैं और यूट्यूब चैनल पर भी मिलता है। तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, और चैनल भी लोगों के साथ शेयर करें जितना हो सके। ठीक है, चल अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय डेंसिटी मेजरमेंट्स। पहले तो ये समझेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या। सिंपल सी बात है, देखो जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस होगा जो पूरी तरीके से अपने आप को डिसोसिएट नहीं करेगा। जैसे मान लो मेरे पास एक गैस है HI, और मैंने कहा भाई HI की अपन रिएक्शन कराते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम H2 और I2 गैस में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, लेकिन होता क्या है, हमने ले लिया मान लो 2 HI मोल्स, हमने ले लिया 2 HI मोल्स, तो 2 HI के मोल्स हमने ले लिए। यहां पर सपोज करो हमने यहां पर एक हाइड्रोजन आयोडाइड नाम की गैस ली और इसके 2 HI, मतलब यहां पर इसके 2 मोल्स हमने ले लिए। अब हमने कहा भाई इसको डिसोसिएट करते हैं, और डिसोसिएट करेंगे तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में टूटेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट बोले तो जिससे HI बना है उसमें टूटेगा। HI किससे बना है? हाइड्रोजन गैस से और आयोडीन की गैस से। किस गैस से बना है? हाइड्रोजन गैस से बना है और आयोडीन गैस से बना है, H2 और I2। तो ये अल्टीमेटली डिसोसिएट होगा और यहां पर आपको 1 मोल H2 मिलेगा और 1 मोल I2 मिलेगा। दोनों के आपको 1-1 मोल मिलेंगे। लेकिन ये 1-1 मोल दोनों के मिलेंगे कब? HI टूटा, HI टूटकर H2 और I2 बनेगा, तो H2 हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये 2 मोल पूरे बनेंगे, ये 2 मोल टूटकर 1 मोल और 1 मोल बनेंगे कब? जब ये पूरे 2 मोल डिसोसिएट हो जाएंगे। जब ये पूरे 2 मोल डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली क्या होगा, ये रिएक्शन चूंकि रिवर्सिबल रहेगी, तो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दिस HI यहां जो H2 और I2 बनेंगे ये वापस से एसोसिएट होकर HI बनाने लग जाएंगे, बिकॉज दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड रिवर्सिबल रिएक्शन इंडिकेट्स कि ये HI बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड की गैस है ये ऐसी नहीं है कि ये 100% डिसोसिएट कर दे, क्योंकि पूरी तरीके से डिसोसिएट होने से पहले, पूरे तरीके से खुद को खत्म करने से पहले ये वापस में कन्वर्ट होने लगते हैं। यानी कि H2 और I2 जो पुराने बन चुके हैं, जो डिसोसिएट कर चुके हैं, वो वापस में जुड़ने लगेंगे और वापस से हमें HI का फॉर्मेशन देने लगेंगे। तो हमने कहा भैया HI था, HI के हमने 10 मॉलिक्यूल ले लिए, एग्जांपल दे रहे हैं 10 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल टूट गया तो एक H2 एक I2, एक और टूट गया 2 H2 2 I2, एक और टूट गया 3 H2 3 I2, 4 टूट गए 4 H2 4 I2, 5वां टूट गया 5 H2 5 I2, 6th मॉलिक्यूल टूट गया 6 H2 6 I2, 7वां मॉलिक्यूल टूट गया 7 H2 7 I2,
अब जैसे ही 8वां मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए भेजा तो हमें लगा यहां 8H2 8I2 होंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो पहला H2 और I2 था, पहला वाला H2 और पहला I2, वो जुड़ गए और रिएक्शन को पीछे सरका दिया, रिएक्शन को रिवर्सिबल डायरेक्शन में ले आए। हम कहेंगे ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गई, मतलब इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और हुआ क्या उसमें, ये जो 2 मोल हमने लिए थे ये कभी भी एक समय पर हमें सबके सब टूटे हुए नहीं मिलेंगे। तो हम कहेंगे ये HI जो है ये हमारा वीक कंपाउंड है, या जो भी ये सब्सटेंस है, ये जो भी सब्सटेंस है बेसिकली इट्स एन एसिड, लेकिन ये हमारा वीक एसिड है। और वीक एसिड है तो कभी भी इसके 2 मोल पूरे तरीके से नहीं टूटेंगे, पूरे तरीके से नहीं डिसोसिएट होंगे। तो फिर कितने डिसोसिएट होंगे ये कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो पता चलता है कि अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितने मॉलिक्यूल्स टूटेंगे। और कुछ नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं। तो यहां जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं। इट इज नोन एज अल्फा। और सिंपल सी बात है, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स of any species dissociated. What is degree of dissociation alpha? It is the number of moles of substance dissociated, moles of substance dissociated, जितने moles dissociate हो गए upon number of moles of substance taken, मतलब जितने substance आपने लिए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन। ये क्या हो गया? कुछ नहीं, अल्फा की वैल्यू हो गई। दिस इज अल्फा। ये क्या हो गई? आपकी अल्फा की वैल्यू हो गई। सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज अल्फा। तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई। सो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड, कितने डिसोसिएट हो गए अपॉन कितने लिए थे, क्योंकि डिसोसिएशन 100% नहीं होगा। 100% होता कब? जब ये स्ट्रांग होते। ये स्ट्रांग होते तो ये बोलते भैया हमने जितने लिए, हमने 2 मोल लिए, 2 मोल पूरे टूट गए, तो हम कहेंगे भाई अल्फा की वैल्यू 1 है और परसेंटेज में अल्फा की वैल्यू 100% है। बट अगर 10 ले लिए, अगर 10 मोल ले लिए तो मान लो 8 मोल ही टूटे, तो मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 80% रहा। 8.5 मोल्स टूटे, 10 लिए थे 8.5 टूट गए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 85% रहा। 9 मोल्स टूट गए, 90% रहा। 9.5 मोल्स टूट गए, 0.95 डिसोसिएशन रहा, मतलब 95% डिसोसिएशन रहा। या ये मानकर चलो 10 मोल लिए थे, 9.9 मोल्स टूट गए, 0.1 नहीं टूटे, तो भी ये वीक है। अगर 100% तोड़ेगा तो ही स्ट्रांग है, वरना वीक है। तो 9.9 तोड़ दिए तो भैया 99% डिसोसिएशन हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ये होता है अल्फा, विच इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां पर देखेंगे, देयर आर गैसेस विच कैन डिसोसिएट इन द गैस फेज, फॉर एग्जांपल PCl5, HI एटसेट्रा। बहुत सारी गैसेस होती हैं जो डिसोसिएट कर सकती है गैसियस फेज में, जैसे HI तो मैंने आपको बता दिया, इवन PCl5 भी डिसोसिएट करता है। कैसे? PCl3 प्लस Cl2 में, और गैस फेज में ही करता है। मतलब ये भी आपका गैस है, ये भी आपकी गैस है, ये भी आपकी गैस है, तो गैस फेज में डिटरमाइन करते हैं। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स, ये जो गैसेस होती है, ये स्ट्रॉन्ग गैसेस होंगी कि वीक गैसेस होंगी, वो बात इनके अल्फा से पता चलेगी। वो बात इस बात से पता चलेगी कि भैया अल्फा की जो वैल्यू है, जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी है, इस अल्फा से वो सारी चीजें पता चलती हैं। तो द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेजरमेंट्स ऑफ डेंसिटी और vapor molecular weights of the gaseous mixtures. Basically it should be molecular weights, not vapor molecular weights. So it should be molecular weights. So it will be determined by the density or molecular weights. Density or molecular weights of the gas mixtures. अब वो कैसे density और molecular weights से निकालेंगे उस पर अपन चर्चा करेंगे। Now consider the dissociation. आपके पास एक गैस है जो कि XN मॉलिक्यूल्स है, तो वो NX में डिसोसिएट होती है, NX में डिसोसिएट होती है। मतलब अगर आप उसका 1 मोल लेते हो तो वो N मोल में टूटेगा।
लेकिन 1 मोल लोगे तो n मोल में टूटेगा। वो भी कब? जब 1 मोल एंश्योर करोगे कि पूरे तरीके से डिसोसिएट हो रहा है। मैंने 10 मोल लिए, 10 के 10 टूट गए तो कोई बात ही नहीं है, तो स्ट्रांग है, अल्फा की वैल्यू 1 है, क्योंकि मैंने जितने मॉलिक्यूल्स लिए थे उतने सब टूट गए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कट गया, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, क्योंकि मैं हमेशा मोल ज्यादा लूंगा और उससे कम ही टूटेंगे। तो अल्फा की वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 1। एक बात बड़ी कंफर्म है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स, we can conclude that alpha is equal to 1, but for weak compounds, for weak gases जो completely dissociate नहीं होती, weak gases, alpha will always be less than 1। उनके लिए अल्फा हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि उसमें हमेशा मोल्स की संख्या कम टूटेगी एज कंपेयर टू जितने मोल्स हमने लिए। अगर हमने 10 मोल लिए तो 8 ही टूटेंगे, या 7 टूटेंगे, या 6 टूटेंगे, या 9 टूटेंगे, या 9.5 टूटेंगे। जितने भी टूटेंगे 1 से कम टूटेंगे, 10 से कम टूटेंगे। अगर 10 लिए हैं तो ये अल्फा है। अब ये कहते हैं हमने एक मॉलिक गैस ले ली XN, जिसके n मोल्स बन जाते हैं NX, अगर वो खुद 1 मोल ले ली जाए तो इसके इनिशियली आपने मोल्स बिफोर डिसोसिएशन इसके 1 थे और इसके 0 थे, मतलब ये शुरुआत में तो कुछ नहीं टूटे थे। अब हम मान लेते हैं कि ये वीक है, ये जो X गैस है ये वीक गैस है, तो जाहिर सी बात है 1 मोल लोगे तो n मोल में टूट जाता, प्रोवाइडेड अगर स्ट्रॉन्ग होता तो। लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम तो कह रहे हैं हमने वीक लिया है। तो भैया इसका डिसोसिएशन अपन मान लेते हैं अल्फा है, अपन मान लेते हैं कि इसका डिसोसिएशन अल्फा है, मतलब 1 मोल लेते हो तो उसमें से अल्फा मोल टूटते हैं, उसमें से सिर्फ अल्फा मोल टूटते हैं। और रिएक्शन के हिसाब से 1 मोल n मोल्स बनाते, तो 2 मोल्स 2n मोल्स बनाते टूटने के बाद, 3 मोल्स 3n मोल्स बनाते टूटने के बाद, x मोल्स xn मोल्स बनाते टूटने के बाद, y मोल्स yn मोल्स बनाते टूटने के बाद। लेकिन यहां पर हमने अल्फा मोल्स तोड़ दिए, तो टूटने के बाद अल्फा n मोल्स बन जाएंगे। क्लियर हो गया? लेकिन ये कब? टूटने के बाद। तो एक एक स्टेप पे समझते हैं। मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, इसके पूरे 1 मोल थे, NX के आपके 1 भी मोल नहीं बने थे क्योंकि डिसोसिएट हुए ही नहीं थे ना कुछ, तो यहां पर 0 थे। लेकिन मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन जब टूट गए, और जितने टूट सकते थे सबको अलाउ करा तोड़ना, तो कितने टूट सकते थे? अल्फा टूट सकते थे। तो अल्फा टूट गए, लेकिन इसके कितने बच गए? 1 माइनस अल्फा, क्योंकि इसके आपने 1 लिए थे, और 1 में से अल्फा टूट गए तो बच कितने गए? 1 माइनस अल्फा। इसके कितने बन गए? 1 मोल पर n मोल बनते थे, तो अल्फा मोल पर n अल्फा बन जाएंगे, अल्फा मोल पर n अल्फा बन जाएंगे। तो 1 माइनस अल्फा और इसके बचेंगे और n अल्फा इसके बनेंगे। Therefore, total number of moles after dissociation will be 1 plus n minus alpha into alpha। या बेसिकली आप इसको कह सकते हो, फिलहाल मैं इसको डिराइव करके भी प्रॉपर बता देता हूं, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको अपन डिराइव करके बता सकते हैं। जो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे यहां पर, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? यहां पर देखेंगे। सो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब उनने बस यहां से माइनस अल्फा कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 माइनस एन, लेकिन 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा रहने देते। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये नंबर ऑफ मोल्स है आफ्टर डिसोसिएशन। अब हमें पता है किसी का भी जो मॉलिक्यूलर मास होगा, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह लो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो या नंबर ऑफ मोल्स कह लो, बात एक ही है। क्योंकि क्या होता है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज करो NaCl है, अब NaCl पानी में गया, सपोज करो, ये गैस नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन मैं इसके एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। NaCl अगर पानी में गया, एक्वस मीडियम में गया, तो आपको पता ही है Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा।
Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ आएगा, तो आपके यहां पर Na प्लस बन जाएंगे और Cl माइनस बन जाएंगे। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप NaCl का 1 मोल लेते थे, आप अगर NaCl का 1 मोल लेते थे तो ये 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस में टूट जाता था। Am I right? आपने अगर 1 मोल NaCl लिया है तो तोड़ने के बाद वो 1 मोल Na प्लस बनाता था और 1 मोल क्लोराइड आयन बोले तो Cl माइनस बनाता था। तो आपके पास इसका 1 मोल आपने लिया है जो टूटने के बाद इसका 1 मोल और इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब आपको पता है कि NaCl का मोलार मास कितना होता है। मोलार मास बोले तो मास ऑफ इट्स 1 मोल। तो आपको पता है इसका मोलार मास होता है 58.5। थोड़ी देर के लिए हम इसको 58 मान लेते हैं। तो हमने इसका मोलार मास मान लिया, भैया तुम्हारा मोलार मास 58 होता है। 0.5 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, अदरवाइज 58.5 होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस मोलार मास टू बी 58? सर मोलार मास 58 मतलब NaCl के 1 मोल का मास इज 58। तो इट इंप्लाइज, इससे हमें क्या पता चलता है दैट 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58 ग्राम्स। हमें यह पता चलता है कि कभी भी अगर 1 मोल NaCl हुआ तो उस 1 मोल NaCl का वेट होता है 58 ग्राम्स। यानी कि कभी भी हमारे पास नमक अगर 58 ग्राम्स हुआ तो वो 1 मोल होगा, हमें यह पता है। लेकिन पानी में जाकर क्या हुआ, पानी में जाकर ये 1 मोल नमक 2 मोल में बदल गया। मतलब वो बन गया 1 मोल Na प्लस का आयन और 1 मोल Cl माइनस का आयन। तो पानी में जाकर हुआ क्या, ये जो मुझे लग रहा था 1 मोल, ये पानी में जाकर बन गया कितने मोल, 2 मोल। तो पानी में जाकर 2 मोल जो बन गए हैं, अब उसका वेट 58 हो गया होगा। ये पानी में जाकर 2 मोल जो बन गए उसका वेट 58 हो गया होगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं इन एक्वस मीडियम 2 मोल्स विल वेट 58। क्योंकि अभी भी भले ये 2 मोल में से 1 मोल Na प्लस का और 1 मोल Cl माइनस का है, लेकिन इनके वेट भी तो 58 ही आएंगे। क्योंकि Na प्लस में क्या है, बस Na से अलावा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ही तो कम है और इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं देता। तो ये तो अभी भी 23 रहेगा, वो अभी भी 35 रहेगा, 35.5 रहेगा, बट अभी 35 मान लिया तो अभी भी ऐड करोगे तो 58 आएगा। लेकिन अब वो 58 1 मोल का नहीं आ रहा, अब वो 58 2 मोल का आ रहा है। तो भैया 1 मोल का कितना हो जाएगा, 1 मोल का कितना हो जाएगा 58/2 यानी कि 29। तो देखो मोलार मास कम हुआ कि नहीं हुआ, और अच्छा खासा कम हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि 1-2 यूनिट कम हुआ हो, सीधा आधा हो गया भाई, सीधा आधा हो गया। तुम सोचते थे NaCl 58 मोलार मास का है, जो कि है भी, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि अब नहीं है। मोलार मास उसका अभी भी 58 है, लेकिन पानी में गया तो उसका मोलार मास बदल गया। एक्वस मीडियम में जाते ही वो डिसोसिएट हो गया, वो टूट गया, और टूट गया तो वो ज्यादा मोल्स में कन्वर्ट हो गया। अब ज्यादा मोल्स का उतना ही वजन आएगा, और मोलार मास कहता है भैया मैं तो 1 मोल का वजन बताऊंगा। तो जब ज्यादा मोल्स का उतना ही वजन आ रहा है तो 1 मोल का वजन अब कम आएगा, और कम सीधा इतना आ गया, 58 का आधा हो गया 29। और वो तो शुक्र मनाओ कि NaCl था जो 2 मोल में टूटा, इसलिए वजन आधा हो गया। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड 3 मोल में टूटता है। तुम्हें जो MgCl2 का वेट लगता है कितना होगा, 35.5 प्लस 35.5, क्योंकि क्लोरीन 2 है ना, तो 71 में आप जोड़ दो 24, और मैग्नीशियम का 24 होता है क्योंकि, तो 71, 75, 85, 95। आपको क्या लगता है 95 मोलार मास है MgCl2 का, जो कि सही भी है भी। लेकिन पानी में जाएगा तो 95/3 उसका मोलार मास हो जाएगा, क्योंकि MgCl2 पानी में जाकर अपने आप को 3 मोल्स में तोड़ेगा। एक MgCl2 3 मोल, कैसे 3 मोल, 1 Mg+2 और 2 Cl माइनस, एक मैग्नीशियम का कैटायन Mg+2 और प्लस 2 Cl का माइनस, 2 Cl का माइनस, तो 1 Mg 2 Cl माइनस, 3 मोल बन जाएंगे, 3 मोल। संपट पड़ी क्या मेरी बात? सो हियर विल गेट दिस एज 3 मोल। तो 95 डिवाइड बाय 3 इज द आंसर ऑफ मास ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल का मास सोचो कितना कम होगा,
AlCl3 सोच ही नहीं सकते, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मोलार मास 4 गुना 1/4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। कुछ संपट पड़ रही है मेरी बात? इसका मतलब यह हुआ टूटने के बाद जितनी ज्यादा मोल्स बढ़ेंगे, टूटने के बाद जितने ज्यादा मोल्स बढ़ेंगे उतना कम मोलार मास होगा। और मोल्स कितने कितने बनेंगे, मतलब कितने पार्टिकल्स में टूटेगा वो, जितने पार्टिकल्स में टूटेगा उतना मोलार मास कम होगा। तो फिर यह बात बिल्कुल कह सकते हैं दैट मॉलिक्यूलर वेट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यह वाली बात इस बात से पूरी तरीके से समझ में आ गई कि सर आपने 2 मोल में तोड़ा, पार्टिकल्स की संख्या दुगनी करी, मास आधा हो गया। पार्टिकल्स की संख्या 3 गुनी करी, 1 मोल के 3 मोल बना दिए, मास 1/3 हो गया। 4 गुना पार्टिकल की संख्या कर दी, मास 4 गुना कम हो गया, 1/4 हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ये कब पता चला? ये एक्सपेरिमेंटली पता चला। शुरुआत में तो एक कर तो लगा था NaCl जैसा बाहर है वैसे ही पानी में होगा, MgCl2 जैसा बाहर है वैसे ही पानी में होगा, HI जैसा बाहर है वैसे ही डिसोसिएट करने के बाद भी होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली में यही अंतर है कि हम जो सोच रहे हैं वो तो थ्योरेटिकल है भाई। मैंने सोचा HI का मास इतना है तो इतना ही रहेगा, यह मेरा भ्रम था। मुझे नहीं पता था कि HI टूटने के बाद 1 मोल का 2 मोल हो जाएगा और अब जो वो वजन है वो 2 मोल के हिसाब से आएगा, मुझे नहीं पता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरी सोच वाला आंसर जो कि थ्योरेटिकल था उससे मेरा एक्सपेरिमेंटल बहुत अलग हो गया, वो बहुत अलग हो गया। और दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं कह सकता हूं, समझेंगे यहां पर, अगर मेरे पास x मोल थे n के, ध्यान से सुनेंगे पहले मेरी बात, जो कन्वर्ट हो गए रिवर्सिबली मतलब वीक है n मोल्स ऑफ x में। इनिशियली तो मैंने इसके कितने मोल्स लिए थे? इनिशियली तो मैंने इसके 1 मोल लिए थे, इनिशियली तो मैंने इसके 1 मोल लिए थे और इसके 1 भी मोल नहीं बने थे, इसके बने थे 0 मोल्स। इसके 1 मोल लिए थे और इसके बने थे 0 मोल्स। लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन, लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन इसके कितने टूट गए? अल्फा। 1 पर ये n देता था, 1 मोल पर ये n तोड़ता था, तो अल्फा पे तो अल्फा n तोड़ेगा। और इसके कितने बच जाएंगे? 1 माइनस अल्फा। इसके कितने बच जाएंगे? 1 माइनस अल्फा। तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, total moles after dissociation will be equal to total moles after dissociation will be equal to 1 minus alpha plus n alpha। क्लियर हो गया? 1 minus alpha plus n alpha। तो 1 minus alpha plus n alpha will be the total moles after dissociation। और मैंने सोचा क्या था? मैंने सोचा था कि 1 मोल है तो ये पूरा टूटेगा। मुझे क्या पता था ये अल्फा अल्फा में टूट जाएंगे। मुझे तो लग रहा था मैंने जो xn लिया है वो पूरा टूटेगा। तो मेरे लिए थ्योरेटिकल मोल्स कितने हो गए? 1। तो मेरे लिए थ्योरेटिकल मोल्स कितने हो गए? 1। सो दीज आर एक्सपेरिमेंटल मोल्स। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो मेरे लिए थ्योरेटिकल मोल्स कितने हो गए? Theoretical moles is 1. So theoretical moles will be equal to 1. But we know जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप जो मैं आपको समझाना चाहता हूं बहुत आराम से सुनना। ये चीज समझ में आई इतनी सी? अभी अपन एक चीज और यहां करेंगे, ये वाले रिलेशन जो निकला है ना इसको डिराइव करने वाले। अभी ये बिल्कुल मत देखो ये क्या रिलेशन है, बस इतना समझो जितना अभी तक बताया गया है कि थ्योरेटिकली सर ने सोचा कि 1 मोल है, वो 1 मोल पूरे टूट जाएंगे। तो मेरे लिए थ्योरेटिकली मोल्स डिसोसिएशन के बाद कितने होने थे? 1। मुझे ये कहानी वास्तविक में जो हुआ वो नहीं पता थी कि 1 में से अल्फा ही टूटेंगे। ये तो जब मैंने एक्सपेरिमेंट करा तब पता चला यार ये तो अल्फा टूट गए। तो 1 टूटने पर n मोल बनते थे, तो अल्फा टूटने पे अल्फा n बनेंगे। तो फिर वो 1 वाला जो है वो कुछ बच जाएगा। कितना बचेगा? 1 में से अल्फा टूटे तो 1 माइनस अल्फा बच जाएगा। तो 1 माइनस अल्फा बच जाएगा। क्लियर हो गया?
अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह हुआ मेरे पास थ्योरेटिकल मोल्स, मेरे पास थ्योरेटिकल मोल्स कितने थे? 1। इससे क्या मैं थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूं? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकता हूं? हां, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थ्योरेटिकल मोल्स, क्योंकि ये बात अपन कर चुके हैं, जितने ज्यादा मोल्स होंगे मास उतना कम होगा। NaCl 2 मोल में टूट रहा है, मास आधा हो गया। AlCl3 4 मोल में टूटेगा, मास 4 गुना कम हो जाएगा। जितने ज्यादा मोल्स बढ़ाओगे उतना मास कम होगा। तो क्या हम कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1, क्योंकि थ्योरेटिकल मोल्स इज 1। ठीक है, इधर देखेंगे आगे। एक्सपेरिमेंटल मोल्स कितने आ गए? वास्तविक में कितने मोल्स आ गए? एक्सपेरिमेंटल मोल्स, लेट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मोल्स कितने आ गए? बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, राइट। और एक्सपेरिमेंटल मोलार मास या एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, राइट। तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, क्योंकि इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेरिमेंटल मोल्स, लिख देते हैं यहां पर। So it will be inversely proportional to experimental moles. Experimental molecular weight will be inversely proportional to experimental moles, which is 1 upon 1 minus alpha plus n alpha. Clear हो गया? Let this be equation number 2. क्या कर दे? 1 divided by 2 कर दे। 1 divided by 2. Now we have 1 divided by 2 कर देते हैं। तो 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे यहां पर क्या आ जाएगा। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू, दिस विल बी 1/1 डिवाइडेड बाय 1/1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1। तो दिस विल बी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय 1। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हो गया थ्योरेटिकल मास, इसका मतलब ये हो गया थ्योरेटिकल मास, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर weight upon experimental molecular weight will be equal to 1 minus alpha plus n alpha by 1. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो this will be theoretical molecular weight upon experimental molecular weight will be equal to 1 minus alpha plus n alpha by 1, and the same expression we are getting here. M normal is theoretical molar mass. M experimental is experimental molar mass, which is 1 minus alpha plus n alpha. तो उसमें n minus 1 अल्फा कॉमन लेकर n minus 1 कर दिया। वो बात एक ही, इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्फा n माइनस अल्फा आएगा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा हो जाएगा, सेम चीज आएगी, बट ये एक्सप्रेशन यहां से आया। क्लियर हो गया? बस इसको ने क्या लिख दिया यहां पर, इसको क्या चीज लिख दी, ये जो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास है इसको लिख दिया m नॉर्मल, MTH लिख दो अपन, M थ्योरेटिकल, और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास को MEXP लिख दिया। तो ये मोलार मास थ्योरेटिकल हो गया, ये मोलार मास एक्सपेरिमेंटल हो गया, विच इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बाय 1। ये आपका रिलेशन आएगा जो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? अभी ये आधा है, अभी हमको डेंसिटी को मेजर करना है भाई, अभी डेंसिटी का मेजरमेंट करना है, वो बात बची है अभी तो फिलहाल अपन का इतना आंसर आ गया है जो अपने सामने है। तो थ्योरेटिकल मास अपॉन एक्सपेरिमेंटल मास विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बाय 1। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां से अपन ने एक रिलेशन निकाल लिया कि जो मॉलिक्यूलर मास हम सोच रहे हैं और जो हमें वास्तविक में मिल रहा है उनके बीच का रिलेशन क्या है।
तो वो हमने समझ लिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, अभी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में अपन ने पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सी बात है, जिस गैस का मोलार मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। बिकॉज व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। एंड व्हाट इज मास हियर? इट्स अ मोलार मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। तो जिस गैस का मोलार मास बोले तो 1 मोल का मास ज्यादा होगा, उस गैस की डेंसिटी भी भैया ज्यादा होगी ना। तो जो रिलेशन तुम थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट का निकल रहे हो, जो ये बन रहा है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये कुछ नहीं, इसके साथ ये बन जाएगा डेंसिटी का भी फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा डेंसिटी, और कौन सी? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल को मैं नॉर्मल डेंसिटी बोलता हूं, तो नॉर्मल डेंसिटी अपॉन एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी। तो दिस विल बिकम डेंसिटी नॉर्मल अपॉन एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी, उसका भी फॉर्मूला ही है। और डेंसिटी बोले तो प्रेशर, क्योंकि गैस का खेल चल रहा है भाई साहब, प्रेशर बोल सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पी नॉर्मल अपॉन पी एक्सपेरिमेंटल। तो ये हो जाएगा पी नॉर्मल अपॉन पी एक्सपेरिमेंटल। यही सारी चीजें आपने यहां पर लिखी हुई है, जो इस फॉर्मूले में आपको दिख जाएंगी। संपट पड़ी क्या बात? प्रेशर हो नॉर्मल अपॉन एक्सपेरिमेंटल प्रेशर, मतलब मैंने सोचा इतना लगेगा लेकिन लगा इतना। मैंने सोचा इतनी डेंसिटी आएगी नॉर्मल, लेकिन आई इतनी। मैंने सोचा इतना मॉलिक्यूलर मास रहेगा, लेकिन हुआ इतना। और इन सबको जवाब मिला 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1 से, जहां पर अल्फा इज नथिंग बट नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये अल्फा की वैल्यू होगी। This is what we'll get as alpha, which is called as degree of dissociation. क्लियर हो गया? तो यही सारी चीजें आ रही हैं, और ये बहुत सिंपल है। हमने सारी चीजें मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में निकाल ली, लेकिन गैस के लिए मॉलिक्यूलर मास जो होता है वही डेंसिटी होती है। जिसका ज्यादा मोलार मास वही उसकी ज्यादा डेंसिटी, मतलब एग्जैक्टली वैल्यू सेम नहीं होती, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसका डेंसिटी कम उसका मोलार मास भी कम, इसका मतलब उसका मोलार मास कम है। और यही चीज प्रेशर पे भी लागू होगी कि जिस गैस का प्रेशर ज्यादा है, मतलब उस गैस की डेंसिटी ज्यादा है, वो डेंस है। और डेंसिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका मोलार मास ज्यादा होगा। जिस गैस का प्रेशर कम लग रहा है, मतलब वो कम डेंस गैस है, लेसर उसकी डेंसिटी है। तो फिर क्यों डेंसिटी लेस है? क्योंकि उसके जो मोलार मास होगा वो भी कम होगा, 1 मोल का मास कम होगा। और ये सब कुछ इसी वैल्यू पर है। But do remember this, whenever the number of particles before dissociation is equal to number of particles produced after dissociation, the experimental density will be equal to the normal density of gases. For example, H2 plus I2 equal to this. अगर अल्फा 1 हो गया, अल्फा 1 कब होगा? जब number of moles dissociated will be equal to number of moles taken, यानी कि number of moles before dissociation जितने थे before dissociation will be equal to number of moles after dissociation. जैसे इस एग्जांपल में है H2I2 में हमने कहा कि ठीक है 100% डिसोसिएशन हो गया। 100% डिसोसिएशन हो गया तो क्या हुआ? आपने 2 मोल लिए थे और दोनों मोल टूट गए, 1 और 1 मोल। ये 2 मोल लिए थे, 100% डिसोसिएशन है, तो ये भी 1 मोल बन गया और ये भी 1 मोल बन गया। तो आपने लिए थे 2 मोल, तो पहले भी 2 मोल थे और बाद में भी 1 प्लस 1 2 ही मोल निकले, बाद में भी 2 ही मोल निकले। तो यहां पर आप कहोगे कि इस केस में अल्फा आपका 1 हो गया। रख दो अल्फा 1, रख दो। तो 1 माइनस 1 0 प्लस एन अल्फा अपॉन 1, तो एन की वैल्यू बेसिकली यहां पर 1 रहेगी, क्योंकि यहां पर अल्फा जो है वो भी आपका 2 मोल में पूरी तरीके से टूट रहा है। तो वो एक्चुअली एन की वैल्यू भी 1, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है पहले और आके, तो 1/1। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पी नॉर्मल है वो पी एक्सपेरिमेंटल के इक्वल, डी नॉर्मल डी एक्सपेरिमेंटल के इक्वल, एम नॉर्मल एम एक्सपेरिमेंटल के इक्वल। आपस में ये सब इक्वल हो जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहां पर आप कह सकते हो अल्फा की वैल्यू 1 है। और ये कब होगा? ये उन केसेस के लिए होगा जब डिसोसिएशन से पहले मोल्स की संख्या और डिसोसिएशन के बाद मोल्स की संख्या सेम होगी।
जैसे HI के केस में 2 HI के मोल्स, एक H2 एक I2 में टूटते हैं, तो 1 + 1 2 में टूटते हैं, तो 2 HI बिफोर डिसोसिएशन, 1 H2 एक I2, 2 मोल आफ्टर डिसोसिएशन, सेम है। क्लियर हो गया? तो उनकी डेंसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, उनके प्रेशर में कोई अंतर नहीं आएगा, उनके मॉलिक्यूलर मास में कोई अंतर नहीं आएगा, पहले डिसोसिएशन के और बाद में डिसोसिएशन के कोई अंतर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। इसको बेहतर समझने के लिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन के हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं जो हमको यहां पर दिया हुआ है। When PCl5 gas is heated, it dissociates into PCl3 and Cl2 gas. बहुत सिंपल सी बात है, हमें भी पता ही है। जैसे PCl5 मान लो गैस है, आपने इसको हीट करा तो रिवर्सिबली हीट करने पर ये PCl3 नाम की गैस बनाएगी और Cl2 नाम की गैस बनाएगी। ये दो गैस देगी आपको, PCl3 और Cl2 गैस। The density of the gas mixture, this is gas mixture at 200 डिग्री सेल्सियस है 70.2। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटल है क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली पाई है डेंसिटी ऑफ गैस, तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल एट 200 डिग्री सेल्सियस कितनी है 70.2। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट 200 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर पे हमें परसेंटेज डिसोसिएशन पता करना है, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द अल्फा परसेंटेज। अल्फा परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। एक बात बड़ी इजी है इसमें एक बात बहुत अच्छी है, क्या कि हमें डेंसिटी 70.2 दी हुई है जो कि एक्सपेरिमेंटल है, और मैं डेंसिटी थ्योरेटिकल निकाल सकता हूं। मतलब डेंसिटी जो मैं सोच रहा हूं वो क्या हो सकती है वो मैं बता देता हूं। तो डेंसिटी थ्योरेटिकल विल बी इक्वल टू मोलार मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, जितने में वो डिसोसिएट हो रहा है। मोलार मास PCl5 का कितना है, PCl5 का, तो डेंसिटी थ्योरेटिकल विल बी 31 इंटू फॉस्फोरस का 31, क्लोरीन का 35.5 इंटू 5, सो दिस विल बी 31 प्लस, नॉट इंटू क्योंकि ऐड होंगे ना ये, तो डिवाइडेड बाय 2। क्यों 2? क्योंकि भैया एक मोल में ये टूटेगा और एक मोल में ये टूटेगा, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मोलार मास उतना आएगा, ये मोलार मास आ जाएगा डिवाइड बाय 2 करके, सो दिस विल बी मोलार मास एंड दिस विल बी गिवन बाय डेंसिटी थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल डेंसिटी से आएगा 31 प्लस 35.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज देयर आर 2 मोल्स। ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट दिस 31 प्लस 35.5 इंटू 5। तो पहले तो 35.5 इंटू 5 कर लेते हैं, प्लस इसमें 31 ऐड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो विल गेट 104.25। 104.25 ये हमारा आंसर आ रहा है। डेंसिटी मतलब ये हमारा थ्योरेटिकल डेंसिटी आ रही है, दिस इज थ्योरेटिकल डेंसिटी। अब बताओ हमने क्या पढ़ा है, एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी अपॉन थ्योरेटिकल डेंसिटी। पीछे फॉर्मूला था ना, बल्कि नॉर्मल डेंसिटी अपॉन एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो दिस इज नॉर्मल डेंसिटी जो हमारी ये है अपॉन, इसको अपन थ्योरेटिकली लिखते हैं, तो दिस इज थ्योरेटिकल डेंसिटी अपॉन एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, राइट। तो यहां से क्या निकल सकता है, थ्योरेटिकल डेंसिटी 104.25, एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी 70.2 क्वेश्चन में दी हुई है, तो 70.2 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस व्हाट इज एन, कितने मोल्स में ये टूटेगा, तो n इज 2 ना, तो प्लस 2 अल्फा। क्लियर हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। इसको सॉल्व कर ले, 104.25 डिवाइडेड बाय 70.2, तो डिवाइडेड बाय 70.2 विल बी गिव यू 1.48, तो 1.48 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। अच्छा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा मतलब क्या होगा,
अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो ये प्लस अल्फा हो जाएगा। तो यहां देखेंगे, ऊपर लिख लेता हूं मैं, यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। सो वी हैव 1.48 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, सो अल्फा विल बी नथिंग बट 1.48 माइनस 1, यहां चला गया माइनस 1, अल्फा इक्वल टू 0.48, और अगर अल्फा को परसेंटेज में निकालना हो तो इट विल बी 0.48 into 100, so that will give you 48%. So the answer is डिसोसिएशन परसेंटेज जो है वो सिर्फ है 48%। तो 48% जो है वो डिसोसिएशन परसेंटेज, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कैसे आंसर निकला 48%? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हमारे पास फॉर्मूला आ गया है कि भैया जो थ्योरेटिकल डेंसिटी अपॉन एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी है, या थ्योरेटिकल प्रेशर अपॉन एक्सपेरिमेंटल प्रेशर है, या थ्योरेटिकल मोलार मास अपॉन एक्सपेरिमेंटल मोलार मास है, वो हमेशा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा के इक्वल होगा। 1 माइनस अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि कितने मोल्स में वो डिग्री ऑफ टूट रहा है एक्चुअली, और एन वो है जब वो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता, स्ट्रॉन्ग होता और कंप्लीटली डिसोसिएट होता, तो कितने मोल्स अल्टीमेटली कंप्लीट करता, कितने मोल्स अल्टीमेटली डिसोसिएट करता। तो हमने कहा भैया पहले तो हमको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया था डेंसिटी का, डेंसिटी इस पर उन्होंने बोली है कैलकुलेट किए, तो मतलब ये एक्सपेरिमेंटल है। हमने कहा हम सोच से निकाल लेते कितनी होगी, सोच से कितनी होगी, जितना मॉलिक्यूलर मास आ रहा है थ्योरेटिकल डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 मोल्स हैं तो ये सब कुछ थ्योरेटिकल है। हमने सोचा है 2 मोल में टूटेगा, 2 मोल में टूटेगा, तो ये सोच के हिसाब से 1 मोल का मास इतना आएगा, और जो मोलार मास आएगा वो थ्योरेटिकल आएगा, जो डेंसिटी के बराबर आना चाहिए, प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो ये हमें डेंसिटी थ्योरेटिकल आ गई। अब हमें पता है थ्योरेटिकल डेंसिटी अपॉन एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी करेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा के बराबर आएगा, दिस इज एन अल्फा। फिर हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एन क्या होगा 2, क्योंकि अल्टीमेटली है अगर 100% डिसोसिएट करता तो इसका 1 मोल बनता, इसका 1 मोल बनता, मतलब अगर ये 100% डिसोसिएट करता तो 2 मोल बनते कंप्लीटली, तो ये 2 मोल बनते, तो एन की वैल्यू 2। 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इज 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा इज 1.48, तो 1.48 को फिर हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली 0.48, बट हमें अल्फा का परसेंटेज पूछा था तो हमने 0.48 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हमारा हो गया 48%। ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो हमें 48% यहां पर मिलेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप डेंसिटी मेजरमेंट से डिसोसिएशन वैल्यूज निकाल सकते हो, जो अल्फा होता है वो आप निकाल सकते हो। स्क्रीनशॉट लेंगे। तो यहां पर हमारा वीडियो कंक्लूड होता है स्टूडेंट्स, यहां पर हमने परसेंटेज डिसोसिएशन निकाला डेंसिटी मेथड से, डेंसिटी के मेजरमेंट से। सेम चीज हम प्रेशर के मेजरमेंट से भी निकाल सकते थे, जो कि क्वेश्चन अगर बदलेगा तो प्रेशर मेजरमेंट में भी आ सकता है, या फिर मोलार मास के मेजरमेंट से भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? बाकी अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो, या YouTube पर आपको एक सीक्वेंस में पढ़ाई नहीं मिलती है, एक प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, तो सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आकर लेक्चर देखना। क्योंकि होता क्या है, जब आप YouTube पर जाते हो तो आप कोई टॉपिक सर्च करते हो तो उस टॉपिक के वीडियोस तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता रहता कि इस टॉपिक के बाद आपने जो थ्योरी पढ़ी है उस टॉपिक में, तो उसके बाद उसका अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, मतलब कनेक्टेड टॉपिक कौन सा होना चाहिए। या अगर इसमें थ्योरी पढ़ी है तो उसके क्वेश्चंस कहां हो मिलेंगे, हमें कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जहां क्वेश्चंस हम पॉज प्ले करके बार बार देख सके, या कोई शीट मिल जाए। ये सारी चीजें बहुत जम्बल्ड हैं यूट्यूब पर, तो सबसे बेहतर तरीका आप वेबसाइट पर आओ, यहां सब कुछ सीक्वेंस में मिलेगा आपको। आपकी शीट की समस्या, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की समस्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सारी समस्याएं यहां समाप्त हो जाएंगी, यहां सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। होम पेज पर आपको कैटेगरीज मिलेगी, आपको आईआईटी जेईई में जाना है, आपको क्रैश कोर्स मिलेगा और साथ में रेगुलर कोर्स मिलेगा। ये रेगुलर कोर्स पर जैसे ही आप जेईई केमिस्ट्री पर जाओगे, आपको पूरे चैप्टर की लिस्टिंग एक साथ मिलेगी। चैप्टर के साइड में प्लस का बटन है, प्लस का बटन जैसे ही दबाओगे आपको सारे टॉपिक्स नीचे सीक्वेंस में आएंगे। पहला टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक ये, दूसरे टॉपिक की अगर कोई शीट है तो उसके नीचे देखो आपको पीडीएफ का आइकन दिख रहा होगा, वो शीट आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, उसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप नीचे वीडियो सोल्यूशन देखोगे, आपको उसका डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन भी दिखेगा। कोई भी डाउट होंगे तुरंत क्लियर होंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, सीक्वेंस में पढ़ने से आपको इंटरेस्ट आएगा, आपका पढ़ाई में एक फ्लो बना रहेगा, एक कनेक्शन बना रहेगा। और कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ लैग करेगा। अगर आपका नेट कनेक्शन अच्छा है, 100% बफर फ्री वीडियो आपका चलेगा हाई क्वालिटी में।
विदाउट एनी बफरिंग। और ऐसा नहीं है भैया आपको वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना है या कोई पैकेज खरीदना है या कोई कोड लगाना है या कोई फीस पे करनी, कुछ नहीं भाई साहब। जैसा आप यूट्यूब पर देखते हो लेक्चर, वैसा 100% एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट है आपको वेबसाइट पर भी। ये लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। और ऐसा नहीं है 1 या 2 या 4 चैप्टर फ्री है, बाकी चैप्टर का कोई पैसा देना है, कुछ नहीं। 100% आपका सिलेबस आपको फ्री मिल रहा है। 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर, फिर चाहे वो यूट्यूब चैनल हो चाहे वो वेबसाइट हो। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE और नीट के चैनल पर ना सिर्फ IIT JEE के बल्कि नीट की भी तैयारी चल रही है। नीट के भी फिजिक्स, नीट की केमिस्ट्री, नीट के बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा क्रिएट कर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई को बूस्टअप कर सके। तो जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, जितने रिलेटिव्स हो जो एक ऐसे चैनल की तलाश में जहां पर रेगुलर कंटेंट मिले, क्वालिटी कंटेंट मिले, लगातार शीट सॉल्विंग हो, थ्योरी पढ़ाई जाए, उसके बाद शीट सॉल्व कराएं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएं, मोटिवेशनल सेशंस हो, टिप्स एंड ट्रिक्स के सेशंस हो, तो उन सभी बच्चों के साथ जो इस तलाश में, उनके साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। बाकी इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।